तो भाई बात ऐसी है, अब क्या दिक्कत है भाई? तो मुझे ये बताओ, वीडियो चालू होगी दिमाग। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गया भाई। सरफेस टेंशन ये है, एक तरीके से बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। इस फिनोमिना को बोलो क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। बट क्या लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला टोटल फोर्स जो है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा फोर्स लग रहा है ना, हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला टोटल फोर्स सरफेस टेंशन है क्या? नहीं सर। इस लिक्विड के सरफेस पे 1 यूनिट की लेंथ के अक्रॉस जितना भी फोर्स काम कर रहा है वो बोलो क्या है? सरफेस टेंशन। 2 यूनिट की लेंथ के अक्रॉस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो मैं एक बात सुन लीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो S होता है ये क्या होता है? दोबारा सुन लीजिए, S क्या होता है? S होता है सरफेस टेंशन, जो कि क्या होता है? फोर्स ऑन 1 यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन कोई नई चीज नहीं, ये भी बोलो क्या है? फोर्स है। ये भी बोलो क्या है? फोर्स। किस पे लगता है बोलो? लिक्विड के सरफेस पे लगता है। और कितने यूनिट के क्रॉस लगता है बोलो? 1 यूनिट के क्रॉस, 1 यूनिट लेंथ के क्रॉस। मतलब बोलूंगा दिस इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस ऑन 1 यूनिट लेंथ ऑन। अब मुझे बताओ, अगर 1 यूनिट लेंथ पे S सरफेस टेंशन मतलब फोर्स S का है, तो 2 यूनिट लेंथ पे कितने होगा? 2S। 3 यूनिट लेंथ पे 3S। क्योंकि S आपको क्या बताता है? बार बार सुन लीजिए जतिन, अभी तो ये ध्यान गुजर है, पूछो क्वेश्चन फिर तो ऐसे ही करता रहेगा। तो S आपको बताता है कितना फोर्स 1 यूनिट लेंथ के क्रॉस है। तो मैं बोलूंगा 5 यूनिट लेंथ के क्रॉस कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ S। क्या होगा बोलो? 5 टाइम्स ऑफ S। तो भैया ये वाली बात थोड़ी सी याद रखना, बिकॉज जो मैं अगली चीज तुम्हें करवाने वाला हूं उसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, सरफेस एनर्जी। अब ये क्या चीज है वो समझने की कोशिश बच्चों। मैंने क्या करा, मेरे पास ना एक इस तरह का स्लाइडर है, ध्यान से समझना। मेरे पास एक इस तरह की चीज है और यहां पर मेरे पास समय कम है, शोर मत करना, पहले कह रहा हूं। क्या इमेजिनेशन आपको करना है मैं भी समझा रहा हूं। बच्चों, तुम लोगों को बचपन में एक बड़ा खिलौना तुमने बड़ा इस्तेमाल करा होगा, तो क्या बोले कि वो बबल्स बनाने वाला होता है। तो वो कुछ ऐसा था, अगर आप याद करें कि कुछ इस तरह का होता था, है ना। और आप लोग इसको पहले सोप वाले सॉल्यूशन में डुबोते थे तो यहाँ पर एक फिल्म बन जाती थी, ये बनती थी फिल्म, याद करो होती थी, दैट्स अ सोप फिल्म। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे इसमें एयर ब्लो करते हो, है ना, जैसे इसमें एयर ब्लो करते हो, अब ये फिल्म टूट जाएगी और फिल्म टूटेगी तो कई हिस्सों में टूटेगी, बिकॉज जब आपने हवा ऐसे फूकी तो कई जगहों से वो इससे टूट गए। अब जब वो टूट गए तो लिक्विड के पार्टिकल्स तो हमेशा क्लोज आना चाहते हैं, तो जब वो जैसे ही टूटे तो उन्होंने कहा फिर से क्लोज आओ। जैसे कि कोई कागज के टुकड़े बहुत सारे फटे और उन्होंने क्लोज आने की कोशिश करी तो फिर से क्या बन गया? बबल्स बन गए। क्या बन गया बोलो? तो देखो सरफेस टेंशन कितना फास्ट काम करता है। अब जैसे ही इसमें एयर ब्लो करते हैं बहुत सारे इस फिल्म के टुकड़े हो जाते हैं और ये फिल्म के बहुत सारे टुकड़े अपने आप सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। काली मिर्च इसमें डाली, कोई नहीं, कोई नहीं, सुनो सुनो सुनो, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये फिल्म होती है। अब करना क्या है, मैंने ना एक इस तरह का सेटअप लिया है, आशु इधर भाई, मैंने एक इस तरह का सेटअप लिया है और यहां पर जो बच्चों ये है ना मेरे पास, ये मेरे पास ना एक एल लेंथ का एक स्लाइडर है। ये स्लाइडर मतलब ऐसा स्लाइडर है कि मैं चाहूं तो इसको ना बाहर की तरफ भी खींच सकता हूं। एक स्लाइडर की तरह है। क्लास बोर्ड पे ये जो चीज है बोलो क्या है बच्चों? एक स्लाइडर की तरह है। और मैंने इसको मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में डिप करा, हालांकि पानी इस तरह की लेयर नहीं बना पाता, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन आप ट्रीट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसी फिल्म बना लेगा नहीं बना लेगा? दैट्स अ लिक्विड फिल्म। ये बोलो क्या है? लिक्विड फिल्म है। अरे बच्चों नहीं आ रहा समझ में? ये उस फ्लूइड की, किसी भी फ्लूइड की फिल्म है और ये मेरे पास स्लाइडर है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस फिल्म के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैं इसका एक कॉपी करके दूसरा वो ले लेता हूँ, ढंग से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स, मान लो यहाँ पर है, 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 सभी पार्टिकल्स एक दूसरे का बोलो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को बोलो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो अपने सरफेस एरिया को हमेशा क्या रखना चाहते हैं? बोलो मिनिमम रखना चाहते हैं। अगर आपने स्लाइडर को बाहर की तरफ खींचा,
तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये पार्टिकल्स जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? क्योंकि दे ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया एंड आप स्लाइडर को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप स्लाइडर को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं बोलो? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? सरफेस टेंशन कोशिश कर रही होगी ये बाहर ना जाए और हम स्लाइडर से इसको कहाँ लेके जा रहे हैं बोलो? बाहर लेके जा रहे हैं। इससे बताऊंगा क्या होगा, वही तो चीज समझनी है। मैं एक बात समझ में आ रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए जितने भी पार्टिकल्स है ना वो सब एक दूसरे को करीब लाना चाहते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ, आपको पता है कौन से फोर्स की वजह से बोलो? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन ट्राइज टू कीप द पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर और हम फोर्स लगा के स्लाइडर को बाहर लेके जाएंगे तो हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। देखिए जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं ना तो वो सिस्टम में कंजर्वेटिव एनर्जी पैदा कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने ना आप लोगों को काफी टाइम पहले एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच है और मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, स्प्रिंग कहाँ की तरफ खींच रही है? अक्षत, मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, स्प्रिंग का फोर्स कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। तो जैसे ही मैं इसको बाहर की तरफ ले जाऊंगा बताओ इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बस मुझे ये बताओ, बन जाएगी ना? ऐसे तुम मुझे बताओ ये पेंडुलम जो है वो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर ले जाऊं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। किसके अगेंस्ट बोलो? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ले जाने से इसमें क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी। यहाँ ले जाने में इसमें क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी। चलिए मैं इसको उठा के ऊपर ले आया, मैं अगर इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट, बोलो इसमें बन गई कि नहीं बन गई? पोटेंशियल एनर्जी बनती है। धनुष को आप लोग ऐसे पीछे खींच रहे हैं, स्ट्रिंग की टेंशन के अगेंस्ट खींच रहे हैं तो उसमें बोलो क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो आप ये बात है कि जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप लोगों ने इस स्लाइडर को ऐसे खींच के इस स्लाइडर को ऐसे खींच के बाहर की तरफ ले गए, ऐसे खींच के ले गए, बहुत हल्के हल्के हाथों से उसको ले गए, तो ये खींच तो गई लेकिन अंदर की तरफ एक एनर्जी पैदा होगी कि नहीं होगी? अरे नहीं यार समझ में। अरे जैसे कि स्प्रिंग में पैदा हो जाती है, आप बाहर खींचते हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचना जाती है तो एनर्जी पैदा होगी। इसको वहां की तरफ लेके जाते हैं लेकिन ग्रेविटी इसको अंदर की तरफ खींच रही है तो एनर्जी पैदा होगी। वैसे ही आप जब इसको बाहर खींचेंगे तो सरफेस टेंशन तो अंदर रखना चाहती है ना, तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाती है बोलो? एक एनर्जी। जो आप स्लाइडर को बाहर लेके जाते हैं तो इसके सरफेस पे एक एनर्जी पैदा हो चुकी है जो इसको अंदर रखना चाहती है, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? और मैं निकलवा मैं चिंता मत करो कि वो कितनी है सरफेस एनर्जी। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे बात समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऑप्शन नहीं है। ये एक फिल्म बनी हुई है, ये लिक्विड की फिल्म क्या करना चाह रही है? सब बच्चे बताओ लिक्विड की फिल्म क्या करना चाह रही है? सर सरफेस टेंशन की वजह से इट ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, इट ट्राइज टू कीप द पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर। इसकी कोशिश सारे पार्टिकल्स क्लोज रहे, ऐसे से रहे, छोटा जितना छोटे से छोटा एरिया बन सके उतना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही मैं स्लाइडर को बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा सरफेस टेंशन कोशिश करेगी कि भैया अंदर ही रहे, क्योंकि उसकी तो कोशिश है मिनिमाइज करने के एरिया को, हम बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे में कहेंगे जब हम उसको खींच देंगे, मान लीजिए कि मैंने एफ फोर्स लगाया बच्चों, मैंने कितना फोर्स लगाया बच्चों? एफ फोर्स। ध्यान देना। और मैं इस स्लाइडर को बच्चों कितना मूव कर गया? मैंने इसको डेल्टा एक्स मूव कर दिया। कितना मूव कर दिया? डेल्टा एक्स यूनिट से मैंने इसको मूव कर दिया। तो इससे इसके अंदर कितनी सरफेस टेंशन पैदा हुई मैं ये जानना चाहता हूं। तो भैया एक सिंपल सा फंडा होता है, जितना भी आप वर्क डन करते हैं वही उसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म। मैंने कितना वर्क डन करा इसको यहां से यहां तक लाने में, वही इसमें बोलो क्या बन गया? एनर्जी बन गया। मैंने कितना वर्क डन किया? स्प्रिंग को ज्यादा वर्क डन किया तो भैया ज्यादा एनर्जी बनेगी, थोड़ा सा वर्क डन किया थोड़ी एनर्जी बनेगी। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कीप टू ब्रिंग जो भी हमने चेंज किया है उसके लिए जितना हमें काम करना पड़ा वही वर्क डन इसमें क्या बन जाएगा बोलो? एनर्जी। अच्छा बात समझ में आती है? चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो बोलो क्या आएगा बच्चों? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन डिस्प्लेसिंग अ स्लाइडर बाय डेल्टा एक्स लेंथ against the surface tension, against the surface tension is, मुझे बताओ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो मैंने काम किया मुझे उसके लिए कितना काम करना पड़ा? सब बच्चे बताओ। जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ा, हाँ भाई, जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ा इनटू में बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो? डेल्टा एक्स। सब बच्चों को क्लियर होती है ये वाली बात? अब मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ा तो ध्यान समझिएगा बच्चों, यहां पर है बहुत सारे पार्टिकल्स। अब थोड़ा सा बढ़िया बात आने वाली है। यहां पर है बहुत सारे पार्टिकल्स और आप जानते हैं कि यहां भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में बोलो क्या लग रही होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इस स्लाइडर को जब ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टिकल वहां पर रहने की कोशिश करेंगे। तो अंदर की तरफ क्या काम कर रहा है? सरफेस टेंशन। क्या काम कर रहा है बोलो? और सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अंदर की तरफ बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है, कौन बच्चा इसका जवाब बढ़िया देने वाला है? अगर अंदर की तरफ एस सरफेस टेंशन काम कर रही है और इसकी लेंथ एल है तो मुझे इसको बाहर खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 2SL। सवाल दोबारा सुन लीजिए,
एल लेंथ का स्लाइडर है, उसको मैं बाहर खींच रहा हूँ, अंदर सरफेस टेंशन ऐसा है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? एसएल। बहुत बढ़िया। जो बच्चे नहीं एसएल से ज्यादा मतलब वही बात है कि हम एसएल बोलते हैं उसको कैलकुलेशन। आप लोग मुझे बताइए अभी भी सरफेस टेंशन क्या पड़ गया है? एफ बाय एल, और एफ बोलो क्या हो जाएगा? ए क्लास। और जिस बच्चे को लगता है सर ये एसएल कैसे लिख रहे हो, तो भाई एस आपको टोटल फोर्स नहीं बताता, ऐसा आपको बताता है एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? सर एक यूनिट लेंथ पे लग रहा है एस, तो 2 यूनिट लेंथ पे 2s, 3 यूनिट लेंथ पे 3s, एल यूनिट की लेंथ पे एस है, तो अंदर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? बोलो अगर सरफेस टेंशन एस है और एल लेंथ के क्रॉस आप ये फोर्स लगा रहे हैं, इस एल लेंथ के क्रॉस आप ये फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है? एस है। कितना कर रहा है बोलो? क्योंकि एस आपको बताता है कितना फोर्स एक यूनिट लेंथ पे कर रहा है, तो एल यूनिट लेंथ पे कितना करेगा? बोलो एस है। तो मुझे इसको बाहर खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एस है। समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है, सबको क्लियर होगी मेरी चीज? तो मैं बोलूंगा बच्चों फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बोलो एस एल। इनटू बोलो क्या आएगा? डेल्टा एक्स। अरे यार कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं यार? पक्की बात है। अच्छा एक लास्ट चीज बच्चों, लास्ट चीज, ये L इंटू डेल्टा एक्स क्या चीज एक्चुअली में? L इंटू डेल्टा एक्स, तो ये इस एरिया को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे यार L इंटू डेल्टा एक्स से ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, तो ये इस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट कर रहा है। और ये पर्टिकुलर एरिया पता है क्या है? ये पर्टिकुलर एरिया पता है क्या है? ये है चेंज इन एरिया। ये बोलो क्या है? जो एरिया में चेंज हुआ, पहले था इतना, अब हो गया टोटल इतना, तो ये बोलो क्या है? जितने का चेंज हुआ, जितने का। तो मैं L इंटू डेल्टा एक्स को बोलो क्या बोल सकता हूं? डेल्टा ए। ये समझ नहीं आया कुछ बच्चों को? आशीष नहीं आया समझ में? सबको आ गया? पक्की बात है। तो L इंटू डेल्टा एक्स एक्चुअली इंडिकेट्स दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द चेंज इन एरिया। कितना एरिया में चेंज हुआ। अब आप जरा ध्यान से देखिए, वो कहता है कि कब ज्यादा काम करना पड़ेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आज के टॉपिक की। कब ज्यादा काम करना पड़ेगा? जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर यहाँ पर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, ठंडा पानी होगा, ठंडा फ्लूइड होगा, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस टेंशन ज्यादा होगी और मुझे खींचने में काम भी कैसे करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? दूसरी चीज, अगर एरिया में चेंज ज्यादा कर रहे हो तो वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। सहमत होगी नहीं? अरे सहमत होगी नहीं? अगर थोड़ा सा मैं खींच रहा हूं तो कम काम करना पड़ रहा है, ज्यादा एरिया में चेंज करूंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? और तो जितना भी हम वर्क डन करेंगे वही उसमें किसकी फॉर्म में छोड़ेगा? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द लिक्विड फिल्म in the form of energy which we call as surface energy। इसको हमने क्या बोला? बोलो अरे सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस टेंशन है, और सरफेस पे जो खिंचाव करके एनर्जी बन रही है, ताकत बन रही है, बेसिकली बोलो क्या है? सरफेस एनर्जी। तो जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आया बच्चों, वो क्या आया? तो सरफेस एनर्जी बच्चों क्या आया? इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन बोलो कितना आया? सब बच्चे बोलो वर्क डन कितना आया? वर्क डन आया बोलो एस डेल्टा ए। ये है बच्चों सरफेस। एस ई लिख दूं? अरे एस ई लिख दूं? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ये फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? सरफेस एनर्जी किसी भी सरफेस की क्या होती है? दोबारा सुनो, किसी भी लिक्विड की सरफेस पे कितना सरफेस एनर्जी कैसे पता रहेगा? उस सरफेस पे जितना सरफेस टेंशन है उतना ही उसके पास सरफेस एनर्जी भी होगा। जितना सरफेस टेंशन काम कर रहा है ना पास आने के लिए, उतनी सरफेस एनर्जी भी है। और जितना बड़ा आप एरिया में चेंज करेंगे उतनी सरफेस एनर्जी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। ज्यादा चेंज करोगे ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी सरफेस पे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं आया समझ में? इससे ना सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला समझ में आता है कि सरफेस टेंशन बराबर होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। पर यूनिट चेंज इन एरिया। नहीं है मेरी बात समझ में? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आता है। इट मींस वी ऑल्सो डिफाइन सरफेस टेंशन एज द is equal to the surface energy acting per unit area। भैया मेरी पूरी बात सुन लीजिए दोबारा से। सरफेस टेंशन क्या होता है? सर वो फोर्स जो लिक्विड के सरफेस पे काम कर रहा है उसके पार्टिकल्स को क्लोज आने के लिए, उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए पर यूनिट लेंथ पे। बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, क्या बोलो? पर यूनिट लेंथ। द फोर्स per unit length acting on the liquid surface which tries to minimize the surface area of the liquid is called surface tension।
वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पे सरफेस के जो उसके सरफेस एरिया को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर होती है वाली बात। दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या बोली कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो मैंने कहा अगर मैं इस तरह की एक फिल्म बना लूं तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत बढ़िया सरफेस टेंशन काम कर ही रही होगी भाई। और अगर मैं स्लाइडर को बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा तो मैं अगेंस्ट द सरफेस टेंशन काम कर रहा हूं, बिकॉज सरफेस टेंशन तो नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, मैं दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी हम किसी चीज के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो उसके अंदर एक कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी को पैदा कर देता है। जैसे स्प्रिंग के अगेंस्ट काम किया तो एनर्जी पैदा होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया तो एनर्जी पैदा होगी। बोलो होता है कि नहीं होता? तो जब मैं सरफेस टेंशन के अगेंस्ट लेके जाऊंगा तो सरफेस टेंशन उसको वापस लाने के लिए एनर्जी पैदा करवा देगी उसके अंदर। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रहा समझ में? तो मैंने बोला कि भैया अगर ये एल लेंथ का स्लाइडर और मैंने इसको एफ फोर्स लगा के डेल्टा एक्स यूनिट से डिस्प्लेस कर दिया तो मुझे इसको डिस्प्लेस करने में कितना काम करना पड़ा। तो काम हमेशा होता है जितना फोर्स लगाया, एंड तुम बोलो क्या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया एफ, डिस्प्लेसमेंट करी डेल्टा एक्स। अब मैंने फोर्स कितना लगाया होगा, तो मुझे फोर्स कितना लगाया, तो भैया अंदर अगर सरफेस टेंशन एस है जो कि आपको बताता है कि कितना फोर्स एक यूनिट लेंथ पे काम कर रहा है, तो एल यूनिट लेंथ पे अंदर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा होगा, बोलो एस एल। अरे यार एक यूनिट लेंथ पे एस कर रहा है, 2 यूनिट लेंथ पे 2s, 3 यूनिट लेंथ पे 3s, तो एल यूनिट लेंथ पे एस एल। तो एस एल का नेट फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ, तो मेरे को बाहर की तरफ भी कितना लगाना पड़ेगा, बोलो एस एल। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, अक्षर नहीं आया समझ में। तो फोर्स लगाना पड़ेगा एस एल, डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट था एल इंटू डेल्टा एक्स, वी कैन डिनोट इट एज द चेंज इन एरिया। जितना मैंने एरिया में चेंज करा, सो ये चेंज इन एरिया। तो कहता है कि काम कब ज्यादा करना पड़ता है, जब सरफेस टेंशन क्या होती है ज्यादा और एरिया में चेंज क्या होता है, बोलो ज्यादा, तब काम ज्यादा करना पड़ता है। और जितना ज्यादा काम करना पड़ता है उतनी बोलो क्या बनती है, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क डन, दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा एक्स, एस इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने आज टॉपिक भले एक करा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ हमारा, और आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन कैसे काम करता है, सरफेस पे मौजूद होता है या नहीं, किसी भी लिक्विड सरफेस पे होता है सर। और ये बायोन्सी की वजह से नहीं है, ध्यान रखना, बायोन्सी की वजह से नहीं है, बायोन्सी की वजह से डूब जाएगा। बायोन्सी तो इसकी ज्यादा होती है, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होता है और बायोन्सी कम होती है आयरन के ऊपर, तो वो डूब जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक नया फिनोमिना है जो आप लोग जानते हैं कि लिक्विड के सिर्फ सरफेस पे काम करता है। अच्छा सरफेस के बाद अंदर जाने के बाद कहीं नहीं रुक सकता वो, क्योंकि आपको पता है बल्क में सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, मतलब नेट शेल जीरो हो जाते हैं। कल सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, सिर्फ सरफेस पे ही टिक सकता है और कहीं नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम सरफेस टेंशन रहता है। तो प्रैक्टिकली ये वाली चीज आपको रिलेट होगी है। थ्योरेटिकली मुझे बस इतना चाहिए आप लोगों से कि आप लोगों के सरफेस टेंशन से जितनी भी चीजें मैंने अब तक सिखाई हैं ये क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद अब हम कुछ 2 से 3 टॉपिक और हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। और इस संडे तक, मतलब लास्ट है, इस संडे तक मैं आप लोगों को ये चैप्टर क्या करा दूंगा, खत्म करा दूंगा। मतलब जितना भी होगा इस वीक में हो जाएगा, उसके बाद संडे वाली क्लास लेंगे हम लोग और चैप्टर खत्म करेंगे। दूसरी बात, परसों आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है, सबकी छुट्टी है मेरे को पता है, ठीक है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ढंग से समझेंगे तो बढ़िया मजा आएगा इस टॉपिक में और एग्जाम में आता भी है। सो गाइस टॉपिक क्या है, आप लोग पहले मुझे बताओ, सरफेस टेंशन सबको क्लियर था? क्या होता है सरफेस टेंशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन हमेशा नजदीक आना चाहता है, और ये जो नजदीक आने की वजह से जो इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज होने के फिनोमेना चल रहा है, इसको बोलो क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को इसके बताए थे, ये बात बस आप जान के रखिएगा। तो भैया बात ऐसी है, अब आगे बढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो फिर आज का समझने में ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। देखिए मेरे को टॉपिक कराना है आज वैसे एसेंट फार्मूला, जिसको कैपिलरी राइज भी कहते हैं, बट उससे पहले भी हमें कुछ पढ़ना पड़ता है जिसको हम बुलाते हैं एडहेशन और कोहेजन, या एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। सो गाइस कौन बच्चा बताएगा एडहेशन और कोहेजन में क्या फर्क होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन और अलग अलग के बीच में एडहेशन। आप लोगों ने फेविकॉल वगैरह किसी भी चिपकने वाली चीज के ऊपर लिखा हुआ है एडहेसिव इन नेचर, की नेचर में एडहेसिव है। एडहेसिव ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के साथ अट्रैक्शन दिखाती हैं, और कोहेसिव ऐसी जो अपने साथ ही दिखाती हैं। वगैरह से इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पानी हमें गीला क्यों कर देता है, पानी हमें गीला कर देता है, इसका क्या कारण है? फिर पानी है इसलिए गीला कर देता है, ये क्या सवाल है फालतू का ना? हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम के अंदर, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि पानी हमें गीला क्यों कर देता है, सूखा क्यों नहीं करता है। लेकिन अगर यही बात अगर आप मरकरी की करें, मरकरी भी एक तरह का लिक्विड है, और अगर मरकरी को अपने हाथ पे डालें तो बेसिकली वो आपके हाथ को गीला ही नहीं कर सकता। अपने हाथ में मरकरी को ले लीजिए, आपका हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा।
थर्मोमीटर कभी टूट गया ना, अगर वैसा वाला जो उसमें पारा होता है, बेसिकली मरकरी होता है, तो अगर वो थर्मोमीटर टूट जाए तो वो मरकरी आप अपने हाथ में लेना, कोई डेंजरस नहीं होता, नॉर्मल होता है। सो मरकरी अपने हाथ में लेना आप लोग, और आप देखना कि वो मरकरी जो है ना इकट्ठा हो रखा होगा बिल्कुल बॉल्स के अंदर, और आप लोग अपने हाथ पे उसका ऐसे चला सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ ऐसे ना बच्चे के वो भी आते हैं कुछ ऐसे, स्लाइम बोलेंगे आप लोग, हाँ स्लाइम भी बोल सकते हैं। स्लाइम अब हाथ पे ना आपके लग भी जाएगा, लेकिन आपके हाथ को गीला नहीं करेगा स्लाइम कभी। होता है कि नहीं होता? अब स्लाइम आपके हाथ को गीला क्यों नहीं कर पा रहा, बल्कि लगभग लगभग अप्रोच टू लिक्विड स्टेट होता है उसका, फिर आपके हाथ को गीला क्यों नहीं कर पा रहा? तो ये कारण है कोहेजन और एडेशन की वजह से। भैया मेरी बात समझिए, जब भी कोई एक चीज दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले लिख देता हूं एडेशन क्या होता है। दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल्स, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो तो है एडेशन। और अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स ये होता है बच्चों कोहेजन। अब समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि सरफेस है, और इस सरफेस पे अगर मैंने पानी की एक ड्रॉप गिराई, तो पता है पानी कैसे इसके ऊपर गिरता है? पानी कुछ ऐसी शेप लेता है, ऐसे गिरता है कि नहीं गिरता? और अगर आप मरकरी को देखेंगे ना इस सरफेस के ऊपर गिरते हुए, तो मरकरी कुछ ऐसा शेप, मरकरी कुछ ऐसा शेप लेगा बच्चों, ध्यान देना। सिल्वर ले लूं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार, लेकिन सिल्वर कलर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं है ना कहीं? अरे अप्रोच टू सिल्वर तो चली जाएगा, इतना तो मानो। अब सुनो भाई, अगर आप मरकरी की ड्रॉप को लिक्विड के किसी सरफेस पे डालेंगे ना, तो मरकरी की ड्रॉप ऐसी शेप लेती है और पानी की ड्रॉप ऐसी शेप लेती है। पानी ऐसे ही गिरता है, अगर पानी पे गिरा सरफेस पे गिरा होगा तो पानी ऐसे अपना सरफेस बनाएगा, और जो मरकरी होगी वो कुछ ऐसे बनाएगी। अब कारण समझिए कि ऐसा क्यों है, किस कारण की वजह से है ऐसा, बताएंगे को बच्चा? पानी ऐसी शेप क्यों ले रहा है और मरकरी ऐसी शेप क्यों ले रहा है? हेलो, देखना वो ब्लिंक कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस अगर ध्यान से आप लोग देखिए ना, तो देखिए वाटर के अंदर ना एडहेसिव फोर्स ना ज्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स से बोलो क्या होता है बच्चों? ज्यादा। अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में एडहेसिव और कोहेसिव होता क्या है। एडहेसिव फोर्स होता है कि जब कोई एक चीज के पार्टिकल्स ना दूसरे पार्टिकल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं एज कंपेयर टू खुद के पार्टिकल्स के साथ। पानी के खुद का H2 के मॉलिक्यूल के साथ अच्छा बॉन्डिंग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पानी किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है। तो होता क्या है जरा समझिएगा, ये पानी के पार्टिकल्स हैं प्रिंस, ये पानी के पार्टिकल्स हैं और ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं। अगर पानी के पार्टिकल्स सरफेस के पार्टिकल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे, मतलब उसमें एडहेशन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल्स। कोहेजन के मुकाबले, मतलब खुद के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के मुकाबले दूसरों के पार्टिकल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है, तो वो सामने वाली सरफेस के ऊपर फैलना चाहेगा। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं समझे मेरी बात को ना? नहीं समझे? पानी में गीला क्यों कर देते हैं? क्योंकि जब पानी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो वो हमारे पार्टिकल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है एज कंपेयर टू खुद के पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि उसका एडेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेजन। फेविकोल क्यों कर रहा है? फेविकोल दूसरी पार्टिकल्स के साथ जाकर चिपकता है बेसिकली। इस तरफ से चिपक गया, लकड़ी की चीज के ऊपर मेरे को कागज चिपकाना है, तो इस तरफ फेविकोल लगाया, तो वो लकड़ी से भी कांटेक्ट बना गया और यह कागज से भी बना लेगा, बिकॉज उसका डिसिमिलर पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, खुद के पार्टिकल्स के साथ कम है, दूसरों के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां से लकड़ी को पकड़ लेगा, यहां से कागज को पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें एडहेसिव नेचर कोहेसिव नेचर से बोलो क्या है? ज्यादा है। समझो क्या होती है एडेशन और कोहेजन। एडेशन क्या होती है शिवम? जब खुद के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से अट्रैक्शन ज्यादा दिखाते हैं। कोहेजन क्या होती है? जब खुद के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है। बात समझे? इसीलिए बोला अट्रैक्शन में सिमिलर पार्टिकल्स, अट्रैक्शन में डिसिमिलर पार्टिकल्स, तो इसमें एडेशन ज्यादा होती है, अदर पार्टिकल्स के साथ इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खुद के पार्टिकल्स का। लेकिन मरकरी में ये चीज होती है कि खुद के पार्टिकल्स की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी होती है, और वो वाटर के सॉरी इस सरफेस के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे होते, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर एडहेशन कम होती है
एडहेसिव फोर्स कम होता है और कोहेसिव फोर्स, इसलिए ये लिक्विड के, ये जो मरकरी की ड्रॉप है ना, ये लिक्विड के सरफेस से फैलना नहीं चाहती, खुद में ही कंबाइंड रहना चाहती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अक्षत नहीं है बस। अगर मैं इन दोनों को एक बीकर के अंदर ले लेता हूं, एक बीकर के अंदर ले लेता हूं, तो आप जरा मुझे बता सकते हैं कि पानी कैसा दिखेगा और ये कैसा दिखेगा? अगर मैं इनको एक बीकर में ले लूं ना, देखिए पानी को ना बहुत ध्यान से कभी ग्लास में लेके देखना और बिल्कुल लाइट के करीब लेके जाके देखना। ये काम आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, मैं यहां से दिखाऊंगा नहीं दिख पाएगा। करना क्या है मैं बता देता हूं। क्लास प्लीज। देखिए जो पानी होगा ना, वो ग्लास के एंड्स पर, जहां पर भी ग्लास के एंड्स हैं, कि मान लीजिए कि मेरे पास ये बर्तन है और मैं इसमें पानी ले लेता हूं, तो मैंने क्या बोला, पानी का एडेशन ज्यादा होता है कोहेजन के मुकाबले। तो जो कोनों पर पार्टिकल्स है जितने भी, जो ग्लास के कॉन्टेक्ट में, वो ग्लास के साथ अट्रैक्शन में आना चाहेंगे और क्या होगा इससे, वो ग्लास के ऊपर चढ़ना चाहेंगे, जिसकी वजह से कैसा शेप बनेगा, कुछ इस तरह का। सपोज करिए मरकरी का कैसा बनेगा, आप अंदाजा लगाइए एक बार, मरकरी का शेप कैसा। सो क्लास बोर्ड पे भाई, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पानी ऐसी शेप क्यों ले रहा है। जरा जल्दी बताओ क्यों ले रहा है, बताओ। क्योंकि पानी ना सरफेस के साथ अट्रैक्शन दिखाना चाह रहा है। आयुष समझ में आ रही बात? पानी सरफेस के साथ, जो ग्लास का सरफेस है उसके साथ एडेशन दिखा रहा है, और एडेशन की वजह से वो उसके साथ चिपकना चाह रहा है भाई। तो जिसकी वजह से पानी के कुछ पार्टिकल्स जो हैं ग्लास के ऊपर की तरफ ऐसे करके चढ़ जाते हैं। तो आपको दिखेगा पानी ना कभी भी बिल्कुल सीधे उसमें नहीं होता है, थोड़ा सा हर जगह से कोनों से ऐसे चढ़ा हुआ होता है, मतलब इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप का बनेगा। और आप लोग इसके अंदर पानी लेके ना कभी इसको बिल्कुल ना लाइट के नजदीक लेके जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या आपका जो पानी है ना वो कोनों से थोड़ा सा अपवर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि पानी में एडेशन जो होती है, कोहेजन से बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है? लेकिन सोचिए जिनमें कोहेजन ज्यादा होती होगी, इधर जिसमें कोहेजन बोलो क्या होती होगी, ज्यादा होती होगी। समझिएगा बच्चों मेरी बात को। तो वो किस तरह का शेप लेता होगा बता सकते हैं आप लोग? तो कोहेजन वाला कुछ ऐसा लेता होगा, ध्यान देना। अबे हालांकि इतना ज्यादा शेप नहीं बनता, लेकिन फिर भी मान के चल सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों बन रहा है सोच सकते हैं आप लोग? क्योंकि मरकरी के पार्टिकल ग्लास के कांटेक्ट में रहना नहीं चाहते। जब वो नहीं चाहते तो नीचे की तरफ जाएंगे, और जिसकी वजह से बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उड़ जाएगा। कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि भैया ये बात सिंपल सी है कि अगर मैं बात करूं पानी की, ये पानी है और ये बोलो कौन है, मरकरी है। तो पानी के अंदर एडहेसिव फोर्स जो है बच्चों, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, इसलिए वो ग्लास के साथ कॉन्टेक्ट दिखाना चाह रहा है, अट्रैक्शन दिखाना चाह रहा है, इसलिए कोनों से वो बेसिकली चढ़ गया है। और यहां पर बच्चों क्या है, एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो पार्टिकल्स खुद में ही अट्रैक्शन दिखाते हैं, ग्लास के कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से हल्का सा ये पोर्शन कॉन्टेक्ट में ना आने की वजह से नीचे जाता है, तो ये वाला पोर्शन हल्का सा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे ऐसा है, अब कोनों से यूं गया तो ये तो आएगा ना ऊपर की तरफ, क्योंकि वो कोने में क्यों नहीं ग्लास के कॉन्टेक्ट में रहना चाहता, बिकॉज उसका एडेशन बढ़िया। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहने के लिए अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ आना चाहते हैं, इसलिए बीच में से पोर्शन उठ जाएगा। लेकिन ये वाले कैसे जाते हैं, पानी के ग्लास के कॉन्टेक्ट में जाना चाहते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये बीच में दब जाता है। सिंपल सी बात है। नहीं आया ना समझ में? अरे नहीं आया क्या? तो भैया सिंपल सी चीजें जो मैंने आपसे बात करी है एडेशन और कोहेजन की, और दो एग्जांपल से बात समझ में आती है कि वाटर और मरकरी में ये चीज है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर।
क्वेश्चन आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है समझाने की मैं कोशिश करता हूं और आप समझ पाए तो ढंग से। भाई आप लोग ने एक चीज ऑब्जर्व करी है, क्लास सभी बच्चे बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप लोग ने लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट बनाई है। जैसे कि मुझे बताइए, जहां पर ये सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है, इन दोनों के सरफेस का टेंजेंट कहां पर बनेगा? इसका टेंजेंट यहां पर बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो जो ये टेंजेंट बना और जो ये सॉलिड सरफेस है, जो ये टेंजेंट बना और जो ये सॉलिड सरफेस है, अब आप कहोगे सर ये टेंजेंट, ये सॉलिड सरफेस ऊपर का एंगल भी हो सकता है, और ये रहा टेंजेंट, ये रहा सॉलिड सरफेस अंदर का एंगल भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंटली बताता हूं क्या होता है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहता है दैट इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द लिक्विड, टेंजेंट टू द लिक्विड, लिक्विड की तरह टेंजेंट बना, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। तो मैं यहां पर एक बार डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसानी मिलेगी। तो यहां पर क्या बोलता हूं दैट इट इज द, बताऊंगा इसका क्या मतलब है, इट इज द एंगल between the tangent at liquid surface, it is the angle made between the tangent at the liquid surface बच्चों बस जरा एक बार पढ़ो इस डेफिनेशन को। इट इज द एंगल मेड बिटवीन, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस। भैया मेरा आपसे सवाल है, इस लिक्विड सरफेस में टेंजेंट कैसा बनाओगे प्रिंस? टेंजेंट तो ऐसे ही बनता है ना, जो उसको टच करता हुआ जाएगा। तो वो टेंजेंट, लिख मत भाई शिवम इधर देख, टेंजेंट और क्या बोला, सॉलिड सरफेस। अब टेंजेंट के साथ सॉलिड सरफेस किधर किधर है सब बच्चे? सरफेस, सॉलिड सरफेस ऊपर भी है, सॉलिड सरफेस नीचे भी है ना भाई? लेकिन वो कहता है इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द, ये बाहर वाला एंगल नहीं, जो लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में। आप समझ रहे हैं? टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में अंदर की तरफ जो लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को बच्चों क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ। अब आप मुझे बताइए, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है? तो ध्यान रखिएगा कि जब एडेशन, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से क्या होते हैं बोलो, ज्यादा होते हैं, तब जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तब जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों, वो 90 डिग्री से हमेशा बोलो कैसा आएगा? छोटा। ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि किसी लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से छोटा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसी लिक्विड का सरफेस के साथ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री है, तो बताइए उसमें एडेसिव ज्यादा है या कोहेजन ज्यादा है? तो भैया 90 डिग्री से कम है तो उसमें एडेशन ज्यादा है कोहेजन के मुकाबले। और मैं आपको दिखाता हूं अगर कोहेजन ज्यादा होगी तो क्या होगा। जरा इसका टेंजेंट बनाओ, सब बच्चे इसका टेंजेंट बनाओ, कहां पर बनेगा बताओ? तो इसका टेंजेंट ऐसा बनेगा, इसका टेंजेंट ऐसा बनेगा। सॉलिड सरफेस का है, ऊपर भी है सर नीचे भी है, लेकिन उसने क्या बोला है? इनसाइड द लिक्विड, एंगल इनसाइड द लिक्विड। तो इनसाइड द लिक्विड तो ये वाला एंगल बनेगा, और ये वाला एंगल अब आप लोग मुझे बताइए जरा कि 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है सर। तो ये वाला जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आया, तो मैं बोलूंगा सर इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि एक का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो कैसा होता है? ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे नहीं आया भाई समझ में? अरे मुश्किल लग रहा है क्या? जल्दी दी बोलो, क्या मुश्किल लगी ये वाली चीज? मेरे को तो नहीं लगता कि मुश्किल लगनी चाहिए, आसान सी चीज है भाई। एडेशन ज्यादा है तो शेप यही बनेगा, एग्री करते हो कि नहीं करते? कोहेजन ज्यादा है, शेप यही बनेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन को पकड़ लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट मेड एट द लिक्विड सरफेस। जो टेंजेंट बना लिक्विड सरफेस में, अब इसका सरफेस का टेंजेंट ऐसे ही बनेगा और इसका ऐसे ही बनेगा, एंड द सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और जो सॉलिड सरफेस कॉन्टैक्ट में है वो, उन दोनों के बीच का एंगल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि भैया सॉलिड सरफेस का बाहर भी एंगल बन रहा है, लेकिन वो बोलता है इनसाइड द लिक्विड। अब पढ़ के देख लीजिए, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। नहीं आया ना समझ में? चलो एक काम करते हैं, ऊपर भी बना के देखते हैं एक बार। सब बच्चे मुझे बताना जरा, क्लास बोर्ड पे देखें, आप लोग मुझे बताना जरा सब बच्चे, इधर टेंजेंट कैसा बनेगा, इधर टेंजेंट कैसा बनेगा? बताओ। ऐसा? अरे ऐसा तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तुम कहोगे सर ऐसा बनेगा, अरे बना लो उधर भी, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी बन जाएगा। तो ये रहा भाई एंगल, ओ ये रहा टेंजेंट। सॉलिड सरफेस बताओ कहां पर है? अरे सॉलिड सरफेस कहां पर है अक्षत? इस तरफ भी सॉलिड सरफेस, इधर भी, लेकिन मुझे कौन सा लेना होता है? लिक्विड के अंदर वाला। तो ये वाला एंगल बताओ कैसा बना? बताओ एक्यूट। इधर बताओ कैसा बनेगा? इधर टेंजेंट बनाओ, चाहे उधर बना दो चाहे इधर बना दो। तो मान लो मैंने इधर बनाया टेंजेंट, और सॉलिड सरफेस कहां पर बनेगा बोलो? सॉलिड सरफेस ये रहा। अरे नहीं आ रहा समझ यार,
मुझे इनसाइड द लिक्विड वाला लेना है। कुछ कहेंगे सर ये भी तो है सोर्स सरफेस एंगल, अरे इनसाइड द लिक्विड वाला, तो इनसाइड द लिक्विड वाला बोलो कैसा बना, ऑब्ट्यूज। कुछ कहेंगे सर मैं इधर बना लो, तो इधर बना ले भाई, फिर एंगल इनसाइड द लिक्विड इधर करेगा तो भी ऑब्ट्यूज ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो किसी भी तरीके से कर लो, अगर एडहेशन ज्यादा है तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट वो अक्यूट आएगा, और अगर कोहेशन ज्यादा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज आएगा। इस जरिए कि क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, इससे हम लिक्विड्स के अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें एडहेशन ज्यादा है या कोहेशन ज्यादा है। प्रैक्टिकली ये चीज देख के आइडिया लगा के कि हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, उससे पता लगेगा उसमें एडहेसिव नेचर ज्यादा है या कोहेसिव नेचर ज्यादा है। मुश्किल लगा? नहीं आया समझ। तो इस हिसाब से हमारा एडिशन क्वेश्चन समझ में आ जाता है सबको। सबको क्लियर हो गया? डाउट है किसी को जल्दी बोले भाई। आशीष नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल तो नहीं है? आती है एग्जाम में। देखिए फ्लूइड चैप्टर मानता हूं बड़ा बहुत है, बड़ा बहुत है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली समझ में आता है चैप्टर। हाँ लेंथी बहुत ज्यादा है, शुरू से अगर हम कर रहे हैं तो आपको पास्कल्स लॉ, फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, फिर तुम्हें वो बायोन्सी वाली चीजें शुरू हो गई थी, बायोइंट फोर्स था, स्टोक्स लॉ था, विस्कोसिटी था, टर्मिनल वेलोसिटी था, सेकंड पार्ट था। थर्ड वाली चीजें शुरू हुई थी, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी उसी में था, टॉरिस सैली भी उसी में था। अब ये लास्ट फेज चल रहा है चैप्टर का, जिसमें मैंने तुम लोगों को इससे पहले करवाया सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एडेशन, कोहेजन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और अभी तो एसेंट फॉर्मूला है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ड्रॉप प्रेशर इनसाइड द बबल। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इसकी लिस्ट बनाओगे ना तो लगभग आपको 15 डेरिवेशंस, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जितने किसी चैप्टर में नहीं है। तो पेपर के अंदर इसका वेटेज भी अच्छा खासा बनता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना वेटेज है, क्योंकि 11th का कुछ सटीक होता नहीं है, लेकिन ये मान के चलेगा 8-10 नंबर का पेपर बन जाएगा। यहाँ से 8 नंबर का तो मान के चलिएगा, 7 से 8 नंबर का। और आप 7 से 8 नंबर को कम मत समझिए, 70 में से 7 नंबर का मतलब होता है 10% वेटेज अकेले एक चैप्टर की। तो बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, अच्छे से मेहनत करिए इस चैप्टर में। तो ये वाली बात समझ में आती है तो आगे बढ़ूं। चलिए अब हम करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। और इसी को कहा गया है एसेंट फॉर्मूला। एसेंट क्या होता है? राइज किसी चीज का। डिसेंट क्या होता है? उतरना। एसेंट होता है ऊपर चढ़ना। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, सरफेस टेंशन क्या होता है ये तो पता है सर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस। और ये होता किस वजह से है? क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे में दूरी बनाना नहीं चाहते। हाँ भाई, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना, नजदीक आना चाहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी फोर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अच्छा जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है एस, ये क्या लिक्विड के सरफेस पे जितना भी फोर्स है उतना फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन बोल देते हैं। या क्या होता है? एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होता है वो होती है सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन है तो फोर्स ही, बस एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसको बोलो क्या बोलते हैं? सरफेस। 2 यूनिट लेंथ पे कितना करेगा? 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। 3 यूनिट लेंथ पे 3 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। इसीलिए तो बोल देते हैं नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा S इंटू एल, जितना एक यूनिट पे कर रहा है इंटू एल से कर देंगे। अभी क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। आप लोग इस बात को इमेजिन करें कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे आसपास पेड़ लगे हुए हैं, अब उनको पानी कहां से मिलता है? ग्राउंड से मिलता है। अब ग्राउंड का पानी बिल्कुल उस पेड़ के सबसे टॉप पे कोई लीव है ना, उस तक भी जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? कोई बहुत बड़ी टहनी है, लास्ट में कहीं इधर उधर शाखाएं जा रही हैं, उन पत्तों तक भी जाता है। और बिल्कुल आप देखेंगे पेड़ को तो अंदर से बिल्कुल सॉलिड होता है, अंदर ऐसी कोई पाइप तो लगी नहीं हुई है। समझो मेरी बात। तो वो पानी अंदर से ऊपर तक कैसे चढ़ रहा है? सोचने वाली बात है। अरे नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पेड़ के अंदर पानी जो है, अब आप जाइलम फ्लोएम वाली बात करेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे कुछ, है ना, कि सर वो उनकी भी, लेकिन उनका भी तो फंक्शनिंग किसी कारण से हो रहा होगा ना। तो भैया इट इज ड्यू टू द कैपिलरी राइज एक्शन। ये कैपिलरी राइज की वजह से, समझाऊंगा क्या होती है कैपिलरी राइज, बस समझिएगा। पेड़ के अंदर ग्राउंड से पानी बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द कैपिलरी राइज। क्या होता है, क्या चीज है, वो सारी बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। और भी कुछ चीजें हैं कि जैसे चौक को आप किसी लिक्विड में डिप करके रखते हैं तो चौक ऊपर तक बेसिकली थोड़ी देर बाद गीली हो जाएगी। जब उसका कुछ सरफेस बाहर भी है ना, और आपने डिप से नीचे नीचे अगर है तो कुछ देर बाद ऊपर का पोर्शन भी क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। चलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों के घरों में सीलन आ जाती है, पानी ग्राउंड का नीचे है, लेकिन आपके सीलन इस वाले दीवार तक भी आ जाएगी, ऊपर तक भी। ये पानी चढ़ा ही तो है ना ऊपर, ये चढ़ना ही बोलो क्या है? कैपिलरी राइज। चढ़ा कि नहीं चढ़ा? दीवारें, ईंटों के बीच में से, ईंटों के बीच में से पानी ऐसे चढ़ते 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 ऊपर चला गया। होता है कि नहीं होता? ये भी कैपिलरी राइज का एक्शन। अभी कैपिलरी राइज होती क्यों, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए समझाता हूँ।
देखिए डेरिवेशन इसका बहुत छोटा सा है, 4 स्टेप का डेरिवेशन है, लेकिन बड़ा जबरदस्त डेरिवेशन है, चीजें बहुत अच्छी हैं उसके अंदर, ध्यान से इसको समझिएगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बीकर है और इधर मैंने चलो कुछ भी है, अभी फिलहाल ऐसे ही बना देता हूँ, बाद में ठीक करूंगा उसको, फेयर करूंगा बाद में। सो गाइज ये मेरे पास एक लिक्विड है इस बीकर के अंदर, और मैंने इसके अंदर क्या करा बच्चों, एक बहुत ना पतली सी एक ट्यूब को डाला, बहुत पतली सी ट्यूब को डालते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी ट्यूब नहीं होती है, बहुत पतली सी ट्यूब को मैंने इसके अंदर डिप कर दिया। क्लास ध्यान समझना भाई, ये देखो बहुत पतली सी ट्यूब को उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, बोलो डिप कर देते हैं। चलो यहीं तक मान लेते हैं, ऐसे करके हमने इसको डिप कर दिया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हम इसके अंदर डिप करते हैं पानी इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा? आपको थोड़ा सा भी देखना हो ना, तो कोई भी पानी की पतली सी पाइप लेके ना ऐसे किसी टंकी के अंदर भी डाल के देख लेना, ऐसे करके, तो आपको दिखेगा टंकी के लेवल पे जहां तक पानी है ना, उस पाइप के अंदर पानी ऊपर आ गया। नहीं होगा ऐसा? होता है। आप कोई पाइप का टुकड़ा लेके ना, छोटा टुकड़ा लेके ना पाइप टंकी के अंदर डाल देना, आप देखेंगे तो टुकड़े में पानी आ गया ऊपर की तरफ। क्यों आया पानी ऊपर की तरफ, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, आप लोगों को पता है जो पानी है इसका क्या ज्यादा है, बोलो? एडेशन ज्यादा है और कोहेजन कम है। तो होगा क्या कि जो पानी है ना, इन कोनों से इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस कोने से भी इधर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सोचो सोचो, अगर ये इधर से भी जाने की कोशिश करेगा, इधर से भी जाने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या, जैसे कि कोई चीज ऐसी है और वो चीज इधर से भी चढ़ी इधर से भी चढ़ी, तो वो कुछ ऐसे दबेगी। नहीं समझे? कोई चीज ऐसे है और वो इधर से भी चढ़ी इधर से भी चढ़ी, तो कुछ ऐसे होएगा। तो एक इनवर्ड प्रेशर यहां की तरफ काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे बस ये बताओ। सेम ये यहां से भी चढ़ेगा और ये यहां से भी चढ़ेगा, तो नीचे की तरफ एक फिर एक इनवर्ड प्रेशर काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो है कि नहीं? तो ये जो इनवर्ड प्रेशर काम करा, और यहां जो पानी है, ये पानी भी इस ग्लास के अंदर चढ़ने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज एडेशन ज्यादा होती है ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको बताया तो कि ग्लास के कांटेक्ट में जब पानी होता है तो पानी ग्लास के सरफेस पे चढ़ने की कोशिश करता है। अब जब वो चढ़ने की कोशिश यहां पर भी कर रहा होगा और यहां से कुछ प्रेशर ऐसे लगेगा, तो पानी एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यही बेसिकली कैपिलरी राइज है, कि जब भी आप किसी भी पानी वाली जगह पर कुछ भी ऐसा डिप कर देंगे जो कि बहुत पतला है रेडियस के अंदर, तो साइड वाली जगहों से जो एडिशन की वजह से एक इनवर्ट प्रेशर बना, वो प्रेशर उस पानी को ऊपर की तरफ चढ़ा देगा। अब ग्राउंड में भी यही है, बहुत सारा पानी है नीचे और रूट्स बेसिकली नीचे तक जा रखी है, रूट्स एक तरीके से कैपिलरी का काम करने लग जाती है, तो आसपास का पानी जो है उसमें एक सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर लगेगा, इस तरीके से एडिशन की वजह से सॉरी प्रेशर लगेगा, और वो जो प्रेशर है बेसिकली उस क्या बोलते हैं, पेड़ के अंदर बेसिकली पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। समझ नहीं आई मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है कैपिलरी राइज का। डायग्राम में थोड़ा और सही कर दूंगा अभी। तो अभी तो ये मान के चलिएगा, ये क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा मैंने हल्का फुल्का जो बोला है, तो आप लोगों को ये बात आइडिया लगी होगी बस अभी कि सर कैपिलरी राइज में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। अब बच्चों सवाल एक ये भी पैदा होता है, अरे बच्चों बस, अब सवाल एक ये भी बड़ा जबरदस्त पैदा होता है जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया अगर कैपिलरी राइज हुई, इसके अंदर पानी चढ़ा, इसके अंदर अगर पानी ऊपर चढ़ा, तो ये बताइए कितनी ऊपर तक चढ़ा, किस एच हाइट तक चढ़ा। अगर हम ये बता रहे हैं इसका रेडियस बोलो कितना है, आर। अगर इस ट्यूब का रेडियस आर है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, चलो वो सब लेंगे, तो कहता है कि बताइए कैपिलरी में पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा। यही फॉर्मूला मुझे तैयार करना है एसेंट फॉर्मूले का, और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो मैं आपसे भी बात करूंगा। पहले आप मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम्हें कैपिलरी में चढ़ने का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि जब भी तुम किसी पानी में एक छोटी सी ट्यूब या एक पाइप को डालोगे तो वो पानी ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? बिकॉज जब भी आपने उसके अंदर ऐसे इसको डाला, तो पहली बात तो पानी ऑलरेडी ग्लास के कॉन्टेक्ट में आके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ड्यू टू द एडेसिव फोर्स, ड्यू टू द एडेसिव फोर्स। वो पानी ऐसे चढ़ने की कोशिश करेगा इस ट्यूब के अंदर, ऐसे करके चढ़ने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बताता हूँ पतली ट्यूब क्यों लेनी है, क्योंकि जितनी पतली ट्यूब होगी ये पानी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इस पानी का वजन कम होगा, बिकॉज ये बहुत थोड़ी सी ट्यूब के अंदर है तो वजन कम होगा, तो इजीली चढ़ पाएगा। अब बहुत मोटी आपने पाइप डाल दी उसके अंदर, तो वो चढ़ने की कोशिश करे तो पानी का वजन बीच में बहुत ज्यादा है, तो वो सरफेस टेंशन को नहीं चढ़ा पाएगी, एडेशन नेचर उसको नहीं चढ़ा पाएगा।
इससे बहुत पतली अगर ट्यूब हुई तो वो जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पानी का वेट बहुत कम है, नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे यार बहुत पतली सी पाइप के अंदर अगर पानी चढ़ रहा है तो उसका वेट भी तो क्या होगा, कम होगा ना, उस पानी का अमाउंट भी तो क्या है, बोलो कम है, कम है, तो वो एडेशन उसको खींचते हुए ले जाएगी ऊपर की तरफ। अगर मोटी पाइप हुई तो भैया जो पानी चढ़ रहा है उसका वेट भी बोलो क्या है, ज्यादा है, और इतने ज्यादा वेट को एडेसिव फोर्स ऊपर चढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए पतली पाइप का होना बहुत जरूरी है। तो भैया यहां पर अगर मैं एक पतली पाइप को इस पानी के अंदर डाला तो बगल से जो पानी है वो तो भैया अपने एडेसिव नेचर की तरफ से इधर से भी चढ़ेगा, इधर से भी चढ़ेगा, इधर से भी, जिसके कारण कोई चीज अगर ऐसे है और वो ऐसे करके दबी तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ऐसी दूसरी साइड से भी ऐसे दबा, और यहां से तो ऑलरेडी पानी चढ़ ही रहा है, तो कुछ एच हाइट पर पानी ऊपर चढ़ जाएगा, इसको बोलो क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज। अब मुझे इस कैपिलरी राइज का फॉर्मूला बनाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो गाइस कैसे बनाऊंगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो मैंने बनाया है ना ट्यूब, ये तो बहुत पतला बनाया है, लेकिन मैं अगर इतना पतला ट्यूब बनाऊंगा ना तो तुम्हें डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा, मतलब एक्चुअली में चल क्या रहेगा, मुझे कुछ पैरामीटर्स वहां पर लिखने हैं। तो मैं फिलहाल के लिए आपकी इस ट्यूब को बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है? सो बोर्ड पे देखिएगा, इधर चलो, इसमें हमने एक अब इतनी मोटी ट्यूब नहीं होती भाई, लेकिन समझाने के लिए डालनी पड़ेगी। कितना रेडियस है इस ट्यूब का, आर, और इसके अंदर पानी चढ़ रहा है। हाँ भाई, बातें नहीं प्लीज, ऐसे करके पानी चढ़ रहा है। अच्छा, पानी के बिल्कुल टॉप सरफेस को आप दिखाएंगे कैसा दिखेगा? थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, मुझे बताओ। अरे बच्चों बताओ, कुछ ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा ऊपर से? क्यों भाई? क्योंकि वो उस ग्लास के चारों तरफ, जैसे कि मेरे पास यहां पर था भी उस दिन, मैं आपको बता देता हूं। रहने दो, ये इस ट्यूब के अंदर जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ग्लास के हर कोने पर, अक्षत आयुष इधर ध्यान देने, ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइव बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर कोने पर पानी ऐसे कोनों से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा, और जिसके कारण आपको अगर ऊपर से ध्यान से देखो तो ऐसे लगेगा जैसे एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना हुआ है। हेमिस्फेरिकल मतलब कि अगर आप टॉप व्यू देखिए तो शायद आपको समझ में आएगा कि ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी ऐसा नहीं होगा, पानी हर कोने से ऐसा उठ गया होगा, कोनों से। अगर सोचिए कि ये सीधी चीज हर कोने से उठ जाए तो ये आपको एक कटोरी जैसा नजर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, बताओ जरा, आएगा सर? तो यहां पर एक जो कटोरी सी बनेगी, मैं उसको बना के दिखाता हूँ कुछ कैसी बनेगी। ध्यान से देखिए बच्चों, को मैंने बोला ना ड्राइव तो बहुत छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, कुछ इस तरीके का कटोरी जैसा बनेगा, नहीं बनेगा बताओ? और इस कटोरी का मैं बोल सकता हूं कि अपना बोलो क्या है, एक रेडियस है। समझ नहीं आया कैसी कटोरी सी बन रही? सर ऐसा है कि पानी जब ऐसा था ना, ऐसा तो रहेगा नहीं, कोनों से उठेगा, कोनों से उठेगा तो वो हर कोने से उठ के कुछ ऐसा बना देगा, तो बीच में कटोरी सी बनेगी और उस कटोरी का अपना बोलो क्या होगा, रेडियस होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रही बात समझ में? सवाल यही है कि ये लिक्विड के सरफेस से, मतलब लिक्विड के सरफेस से कितना ऊपर तक ये गया होगा, कितना ऊपर तक ये गया होगा, अगर इसका रेडियस बोलो कितना है, आर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब आप लोगों को ना मैं लास्ट डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बच्चों ये जो ट्यूब है ना आपके पास, अरे बस बोर्ड पे, ये जो ट्यूब आपके पास है, आप लोग समझिएगा इसके अंदर चल क्या रहा है। इस ट्यूब के अंदर जो पानी है ना, जो ये पानी मैंने बनाया, ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब के अंदर जो ये पानी है, बस मुश्किल से 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा मैटर क्या है। ये जो पानी है इसमें चल क्या रहा होगा, देखिएगा क्लास, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो इस समय। आप इस पानी के ये जो कोने में पार्टिकल्स है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं भाई, इस पानी के जो ये कोने में पार्टिकल्स है, ये कहां की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। और नीचे वाली जो पार्टिकल्स हैं, आप लोग जानते हैं कि इनके बीच में क्या लगती है, सरफेस टेंशन। अरे लिक्विड के सरफेस पे मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके बीच में बोलो क्या लगती है, सरफेस। तो अगर ये कोने वाले पार्टिकल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाले भी साथ के साथ उसके जाने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द सरफेस टेंशन।
आप लोग जानते हो सरफेस टेंशन यही होती है। अगर कोई पार्टिकल कोने से चढ़ा तो पीछे वाला कहेगा मैं भी साथ साथ चलूंगा, बिकॉज हमारे बीच में अट्रैक्शन है। इसीलिए तो पानी कहाँ की तरफ चढ़ रहा है, बोलो ऊपर की तरफ। आपको पता लगेगा इस पानी के ऊपर चढ़ने का सबसे मेन कारण सरफेस टेंशन निकला। क्यों मयंक इधर? तो जो कोनों पे से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चढ़े, नीचे वाले पार्टिकल भी उसके पीछे पीछे अट्रैक्शन की वजह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और साथ के साथ होता क्या है कि जो ये जो ऊपर चढ़ता है ना पार्टिकल, ये नीचे वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है ऐसे करके। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से खींचेगा बाहर की तरफ। क्यों खींचेगा? क्योंकि भैया वो ऊपर की तरफ की तुम पीछे ना रह जाओ, सरफेस टेंशन लगती है। तो इस बार सरफेस टेंशन कुछ ऐसे लगेगी, अक्षर ध्यान देना। एक पार्टिकल कहां पर है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा पीछे वाला। और आपको पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो साथ ही साथ पीछे वाले पार्टिकल को भी खींचेगा और इस तरफ एक सरफेस टेंशन पैदा होगी। होगी कि नहीं होगी मुझे बताओ? होगी सर। सिमिलरली आप मुझे बताओ सरफेस टेंशन इस तरफ भी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो सरफेस टेंशन तो कुछ अलग ही दिशाओं में पैदा हो रही है। ध्यान से समझिए। पहले आप मुझे लॉजिकली बताओ कि क्या तुम्हें सरफेस टेंशन ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोनों पर से जितने भी कोनों में से, और ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप लोगों को दो कोने नजर आ रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, लेकिन इस कोने में भी लगेगी, इस कोने में भी लगेगी, इस कोने में, इस कोने में, इस ट्यूब के हर एक कोने में ऐसे करके बाहर की तरफ बोलो क्या पैदा होगी? सरफेस टेंशन। क्यों भाई? क्योंकि जब कोने वाले पार्टिकल चढ़ेंगे तो वो पीछे वाले पार्टिकल्स को भी तुम भी साथ में चढ़ो, तुम भी साथ में चढ़ो, तो सरफेस टेंशन से बाहर की तरफ पैदा होगी। बोला है कि नहीं? तो मुझे अब एक बात बताने की कोशिश करना, बिकॉज मैंने बोला था लिक्विड के सरफेस में जितने पार्टिकल्स हैं वो सब एक स्किन की तरह है, एक अट्रैक्शन की तरह है। अगर एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ के साथ उसके पीछे पीछे जाएगा। उस दिन देख रहे थे सब एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे, तो जैसे ही ये वाला पार्टिकल पीछे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो पीछे वाले को भी साथ में खींचता है। अब इससे सरफेस टेंशन कुछ ऐसे बनती है। अभी अभी मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई है क्लास, इधर ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अगर ये थीटा है बच्चों, ये भी थीटा है बच्चों, तो मुझे तुम ये बताओ जरा, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी क्या होगा? और अगर ये थीटा हुआ बच्चों, जरा फटाफट से मुझे बता दो अब तुम। तो अगर ये थीटा हुआ तो इस एस के दो कंपोनेंट बने, बोलो क्या? तुम भूल जाते हो, पता नहीं। रिजॉल्विंग याद है? अगर मैंने कुछ एफ फोर्स इधर लगाया थीटा के साथ एंगल पे, तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर काम करेगा एफ कॉस थीटा, और इधर करेगा, बोलो कितना? ये ना भूले कि जब भी तुम कोई चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से अलग लगाते हो, जैसे कि मैंने किसी चीज को, इस चीज को हॉरिजॉन्टल फेंका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल फेंका वर्टिकल जाएगा, बट ऐसे फेंका तो इसके पास फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स में भी है और एक। तो भैया अगर मैंने एफ फोर्स उसको थीटा एंगल बना के भेजा है, तो एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। थीटा के साथ वाले लाइन पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है और परपेंडिकुलर लाइन पे साइन थीटा वाला बनता है। तो मुझे बताओ इस एस का एक कंपोनेंट, सबकी नजरें बोर्ड पर, इधर की तरफ बोलो कितना बनेगा? एस कॉस थीटा। और इधर की तरफ कितना बनेगा? ऐसी इसका बताओ ऊपर की तरफ क्या बनेगा? बस यही समझना है, बस ये समझ में आ गया तो कहानी खत्म। क्योंकि मैं बोलूंगा ये भी थीटा होएगा। और बताओ जरा, बस अगले 5 मिनट फोकस रहेंगे आप बिल्कुल बोर्ड पे, और ये बनेगा एस साइन थीटा। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है बच्चों, क्या ये जो एस यू लग रहे थे, मैंने इस एस को रिजोल्व करा, इस एस को रिजोल्व करा, और उस एस का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम करा। अक्षत, एस को मैंने रिजोल्व करा, उस एस का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम करा, एस को सीधा, इधर से भी इधर से भी, नहीं आ रहा समझ में। और एस साइन थीटा काम करा ऐसे। तो जो एस साइन थीटा काम करेगा इस वॉल्स के ऊपर, इस वॉल्स के ऊपर, तो वॉल्स पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जो एस कॉस थीटा ऊपर की तरफ काम करेगा वो पानी को ऊपर चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा, मुझे बस ये बता दो। समझ नहीं है ऐसा। ये जो एस कॉस थीटा कहां की तरफ काम कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो तुम्हें पता लगा कि इस पानी को चढ़ाने के पीछे जो रोल है वो सरफेस टेंशन का ही है। किसका बोलो? डोंट फॉरगेट दिस इज नॉट सरफेस टेंशन यार। एस कॉस थीटा सरफेस टेंशन का ही बस एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब है तो सरफेस टेंशन है। कॉस थीटा का कोई यूनिट थोड़ी ना होता, कॉस थीटा तो वैल्यू होती है 1/2 या कुछ। समझो मेरी बात को। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री है तो s cos 60 1/2 मतलब s/2 का लग रहा है सरफेस टेंशन। मेरा कहने का क्या मतलब है, यहां पर देखो भाई शिवम, फोकस्ड रहो, कितना मर्जी मुश्किल लग रहा हो लेकिन अभी टॉपिक में फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हो कि ये पानी के चढ़ने का क्या कारण है? क्योंकि सर दोबारा बता रहा हूं, ये पानी जब कोनों से चढ़ेगा तो भैया क्या होगा, जब कोने वाले पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वो साथ में पीछे वालों को भी खींचेंगे ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो एक सरफेस टेंशन ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी। और मैं आपको बता दूं, बार बार ये बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ ऐसे नहीं बनती है। पानी में ऐसे भी बनेगी सरफेस टेंशन, ऐसे भी बनेगी और ऐसे भी बनेगी। बोलो हर कोने से इस तरीके से बनेगी? नहीं बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी सरफेस टेंशन इस ग्लास के अंदर। और ये सारी सरफेस टेंशन का जब मैं रिजॉल्विंग करूंगा तो सबका एस कॉस थीटा ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ और एस साइन थीटा ऐसे जाएगा बाहर की तरफ। अरे नहीं आया समझ? अरे पता नहीं सर क्या कर, तो सारे के सारे एस को रिजॉल्व करा, सबका एस कॉस थीटा यूं आया और एस साइन थीटा सबके बाहर की तरफ है। तो एस साइन थीटा तो दीवार की तरफ लग रहे हैं, इस बाउंड्री पे लग रहे हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बाउंड्री उसको कैंसिल आउट कर देगी।
बट ये जो एस कॉस थीटा पूरे में लगेगा ऐसे करके, और ये एस कॉस थीटा ऐसा नहीं है बच्चों, मैं फिर मैं कह रहा हूं, इस एस को रिजॉल्व करके आपने एस कॉस थीटा ऐसे पाए, बट ये सिर्फ इतने एस कॉस थीटा नहीं है। प्रिंस समझ में आ रहा है? एस कॉस थीटा ऐसे भी है, एस कॉस थीटा ऐसे भी है, एस कॉस थीटा ऐसे भी है, तो पूरी की पूरी बाउंड्री पर बोलो क्या लग रहे हैं? एस कॉस थीटा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना तो फिर इस ड्राइव में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस ड्राइव की सबसे डिफिकल्ट चीज वही है समझनी, जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत करती है। बच्चों तो मुझे ये बताओ, ये जो चीज है ये तो आपको पता है ना कि ऊपर की तरफ बोलो क्या बन रहा होगा? ऐसा ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सा बन रहा होगा। अरे यार समझ नहीं आ रही वाली चीज। अब मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से दिया यश यहां पर, ये जो एस कोस थीटा लग रहा है ये बोलो क्या है? एक सरफेस टेंशन। क्या है बोलो? एक। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा होगा? भैया इस ट्यूब का रेडियस कितना है? कौन बच्चा बताएगा? बताया था मैंने, इस ट्यूब का रेडियस कितना है? बोलो बच्चों, आर। और मैंने आपसे पूछा कि ऊपर की दिशा में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो मुझे तुम ये बताओ। ध्यान देना भाई, ये वाली बात अगर समझ आ गई तो कहानी बन जाएगी। ये जो ट्यूब दी हुई है इसके कोनों कोनों पर ही एस कॉस थीटा लग रहा है, कोनों कोनों पर ही। जो हेमिस्फेरिकल बाउल बना था ना, सिर्फ कोनों कोनों पे ध्यान दो, कोनों कोनों पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एस कॉस थीटा। अच्छा, एस कॉस थीटा एक तरह की सरफेस टेंशन है। क्या है बोलो? सरफेस टेंशन। शिवम यहां पर, और सरफेस टेंशन तुम्हें क्या बताती है? फोर्स ऑन वन यूनिट लेंथ। क्या बताती है? फोर्स ऑन। तो मुझे तुम ये बताओ क्लास बोर्ड पे, अगर इसने बताया तुम्हें फोर्स ऑन वन यूनिट लेंथ, तो 2 यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा बताओ जरा? 2s cos थीटा। अरे 3 यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा? अरे समझ नहीं आ रहा। और मुझे बताओ ये पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है बताओ जरा? अरे पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है? आर है क्या? यही तो दिक्कत है। सरकमफ्रेंस, बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाओ लड़की के लिए। सरकमफ्रेंस होगा, बहुत अच्छे। और मुझे बताओ सरकमफ्रेंस कितना होगा? अरे क्लास, सरकमफ्रेंस कितना होगा? अक्षत नहीं समझा भाई। मुझे एक बात बताओ, इस पूरी बाउंड्री पे, इसको किसी बच्चे के पास कोई कड़ा सा टाइप का कुछ है? कड़ा दिखा दो। अरे यार इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ए क्लास प्लीज, ये जो मेरे पास ऐसे दिया हुआ है बच्चों, इसके हर एक कोने पर क्या लगा? हर एक कोने पर क्या लगा प्रिंस? एस कॉस थीटा। क्या लगा? और एस कॉस थीटा एक तरह की सरफेस टेंशन है, जो कि क्या बताती है? जो कि क्या बताती है? फोर्स ऑन वन यूनिट लेंथ। फोर्स ऑन, तो 2 यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा? 2s cos थीटा। 3 यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा? 3s cos थीटा। तो पूरी 2 पाई r लेंथ पे कितना लगेगा? 2 पाई r इंटू s cos थीटा। 2 पाई r इंटू, क्योंकि s cos थीटा भैया सरफेस टेंशन है, जो कि सिर्फ ये बताती है कि कितना फोर्स एक यूनिट लेंथ में। अगर ये एक यूनिट लेंथ है तो उस पर s cos थीटा है। सरफेस टेंशन क्या बताती है? कितना फोर्स एक यूनिट लेंथ पे, कितना फोर्स। तो मुझे बताओ जरा पूरी 2 पाई r लेंथ पे कितना होगा? बोलो 2 पाई r इंटू s cos थीटा। मान से नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? अगर किसी बच्चे को लगता है मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन इस चीज पे आप लोग जबरदस्ती की हाँ ना भरे, क्योंकि दिक्कत आएगा फिर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आएगा। मुझे बस ये बताओ, ये मैं ऐसा सर्कल क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज पानी तो कोनों से ही है ना, ऐसा कोनों से तो बाउंड्री पे ऐसी टच है, नीचे की तरफ तो ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल बना हुआ है, और हर कोने पर बोलो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? देखो ऐसे से एस कॉस थीटा। क्या लग रहा है बोलो? और एस कॉस थीटा एक तरह की सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन इसीलिए पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन वन यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स ऑन। तो अगर फोर्स ऑन वन यूनिट लेंथ एस कॉस थीटा है, तो फोर्स ऑन 2 यूनिट लेंथ कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एस कॉस थीटा। 3 यूनिट लेंथ 3 टाइम्स ऑफ एस कॉस थीटा। 4 यूनिट लेंथ पे 4 टाइम्स ऑफ एस कॉस थीटा। 2 पाई आर यूनिट लेंथ पे 2 पाई आर इनटू एस कॉस थीटा। तो मुझे तुम ये बताओ कि जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? बोलो बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये आ गया तो कहानी बन गई। अब आप मुझे बताइए, ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, और जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है बोलो कितना है? 2 पाई आर एस कॉस थीटा। अब क्या होता है ना क्लास बोर्ड पे, ये बहुत जरूरी चीज है, पानी जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, जब तक ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बोलो क्या होगा? ज्यादा पानी चढ़ता रहेगा। अब कहीं से नीचे कौन सा फोर्स आ गया? और यार जब पानी चढ़ रहा है तो पानी का अपना वेट है, पानी का अपना, और पानी का वेट है तो नीचे की तरफ भी उसके ऊपर क्या है? बोलो mg। अरे नहीं समझे मेरी बात? अरे नहीं समझे? तो नीचे की तरफ भी तो एक फोर्स लग ही रहा है ना। तो जब तक ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बोलो क्या होगा? ज्यादा पानी चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच के रुक गया, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे, और वो बैलेंस हो चुका है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको बता देता हूं, अगर इसकी हाइट h है तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा बच्चों? ये बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? फोर्स डाउनवर्ड। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि जो नीचे वाला फोर्स होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो भाई बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन।
तो मुझे बताओ नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, जितना इस पूरे पानी का बोलो क्या है प्रेशर, इनटू में जितना इसका बोलो क्या है एरिया, जितना इसका बोलो क्या है, तो मैं बोलूंगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। क्लास बोर्ड पे देखिएगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स बताओ कितना आएगा सब बच्चे, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना आएगा सब बच्चे बोलो, क्या बोलोगे, जितना प्रेशर है नीचे इनटू में बोलो क्या एरिया। क्या तुम लोग जानते हो कि अगर कोई पानी किसी कॉलम में h हाइट ऊपर है तो उसका नीचे प्रेशर होता है रो जी एच, क्या होता है, तो मैं बोलूंगा इसका प्रेशर है रो जी एच, और एरिया बोलो नीचे का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा बोलो, अरे एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, लेकिन एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो मुझे तुम ये बताओ, हाँ बोलो, समझ आ गई वाली बात। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना, क्लास ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना, सर वैसे तो हर यूनिट लेंथ पे एस cos थीटा है, शिवम हर यूनिट लेंथ पे कितना बोलो एस cos थीटा, लेकिन पूरी 2 पाई आर यूनिट की बाउंड्री पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एस cos थीटा। डाउनवर्ड कितना फोर्स है सर, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा प्रेशर इनटू में क्या एरिया, तो मैं देख लो अगर नीचे प्रेशर जितना है इनटू में एरिया कर दूंगा सर, प्रेशर कितना होता है बोलो किसी भी एच कॉलम का, बोलो रो जी एच, और एरिया बोलो कितना पाई आर स्क्वायर, और मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम होता है कि बैलेंस हो चुका है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन और स्टेबल पोजीशन भी आप लोग बोल सकते हो, जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही फोर्स, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, तो फोर्स डाउनवर्ड बराबर फोर्स, अरे कुछ लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बताओ डाउनवर्ड फोर्स कितना है बोलो रो जी एच और 2 पाई आर एस cos थीटा, बताओ एच कितना आ गया, मुझे एच निकालना था, बोलो एच कितना आ गया क्लास, तो 2 पाई आर एस cos थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना आ गया रो जी एच पाई आर स्क्वायर, जो कट रहा है बच्चों उसको काट देते हैं, तो रो जी, अब बोलो जो काटना है, तो पाई से पाई, एक आर से, बोलो एच का फॉर्मूला क्या आ गया, अच्छा भैया ये कहता है कि पानी की हाइट का फॉर्मूला ये बनेगा कि कितना ऊपर तक पानी जाएगा। अब इसकी बातों को भी एक बार पकड़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हुई तो पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, सही बोल रहे हैं, और अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हुई तो पानी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो पीछे वाले को खींच लाएगा, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा नहीं है तो आगे वाला जब चढ़ने की कोशिश करेगा पीछे वाले को पकड़ नहीं पाएगा, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। समझ रहे मेरी बात को, अक्षत नहीं है बात समझे, तो हाईयर सरफेस टेंशन, क्योंकि आप भूलिए मत इस पानी को ऊपर चढ़ाने के पीछे किसका मेन रोल है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन ही तो इसको ऊपर चढ़ा रही है, तो जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतनी ज्यादा बोलो क्या बनेगी हाइट। लेकिन मेरा खुद आप लोगों से सवाल है, अगर रेडियस कम होगा तभी तो हाइट ज्यादा बनेगी ना, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब पतली ट्यूब होगी तो जल्दी चढ़ेगा, सोचो क्यों ज्यादा चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको एक बात मैंने बताई, ये चढ़ना कब बंद कर देता है, जब जो पानी का वेट है वो ऊपर वाले फोर्स को बराबर कर देगा। अरे ऊपर 100 न्यूटन लग रहा है मान लो, और नीचे पानी का वेट जब तक 100 न्यूटन नहीं होगा तब तक तो पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, बोलो जरा फटाफट से। और जब मोटी ट्यूब में लोगे तो जब पानी चढ़ेगा तो जल्दी से उसका वेट बढ़ जाएगा नीचे की तरफ, तो वो नहीं चढ़ने देगा उसको, तो जितनी छोटी ट्यूब उतना ज्यादा बड़ी बोलो क्या हाइट। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी वहां पर हाइट बोलो क्या होगी ज्यादा होगी। अरे नहीं आया समझ में। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डेंसिटी कम होगी तो ज्यादा हाइट होगी। शहद ज्यादा चढ़ेगा या पानी ज्यादा चढ़ेगा बता दो, पानी ज्यादा चढ़ेगा, शहद नहीं चढ़ पाएगा, शहद का डेंसिटी ज्यादा है हाइट कम पकड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पानी ज्यादा हाइट पकड़ेगा, पानी से पतली चीज और ज्यादा हाइट पकड़ेगी, जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो उतनी ज्यादा हाइट गेन करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी कम तो हाइट ज्यादा गेन करेगा, रेडियस कम तो हाइट ज्यादा गेन करेगा, तो पतली चीजों में हाइट ज्यादा मिलेगी और मोटी चीजों में नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो हाइट भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है। तो ये आपको जो डायग्राम वगैरह बना के दिखाएं पूरी तरीके से क्लियर है आप लोगों को। मैंने बोला था ड्राइव ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 4 स्टेप का ड्राइव है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत ज्यादा है। तो क्या तुम लोगों को एस cos थीटा वाली बात समझ में आएगी, सब पे सरफेस टेंशन लगेगी, रिजॉल्व करेंगे तो एस cos थीटा ऊपर बनेगा, एस sin थीटा बाहर, एस sin थीटा सारे कैंसिल हो जाएंगे, एस cos थीटा इसको ऊपर चढ़ाएगा। लेकिन एस cos थीटा सरफेस टेंशन है जो कि बताती है कि फोर्स ऑन एक यूनिट लेंथ कितना है, तो पूरी 2 पाई आर लेंथ पे कितना लग रहा होगा 2 पाई आर इंटू एस cos थीटा। क्लियर होता है, जब तक ये ऊपर चढ़ता रहेगा तब तक चढ़ेगा, ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक इस पानी का वेट इतना ना हो जाए कि वो ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो जाए। तो भैया ऊपर चढ़ता रहा एक टाइम पे डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा था वो उसके बराबर हो गया। डाउनवर्ड फोर्स क्या, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, सोचो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी कि डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, और एक टाइम पे डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और जैसे ही वो बराबर होगा चढ़ना बंद हो जाएगा। इस समय पर
जो हाइट बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ना बताए कुछ शोपीस भी आती है कि उसमें ने गणेश जी बना रखे हैं और गणेश जी की सूंड में से ऐसी पतली पाइप्स निकाल रखी हैं और नीचे बेसिकली पानी है, तो वो पानी कैपिलरी आइज की वजह से चढ़ता है और गणेश जी की सूंड से निकलता है ऐसे करके। लोग कहते हैं चमत्कार, तो चमत्कार नहीं, यहाँ पर साइंस है कि कैपिलरी आइज का एक्शन चल रहा है, कैपिलरी आइज की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है और पानी ऊपर चढ़ के सूंड में से बाहर आ रहा है, तो कैपिलरी आइज का एक्शन चल रहा है। अब समझ रहे हैं कि आपके इसमें पानी क्यों चढ़ जाता है? क्लियर? बहुत पतले पतली गैप्स हैं इनके बीच में, जो बोलते हैं हम, जो ब्रिक्स लगी हुई हैं और वो कैपिलरी का काम करने लग जाती है। सेम पेड़ के अंदर भी बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या नहीं आया समझ? पक्का? या कोई डाउट रह गया? ठीक है, सो ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है। एडिशन कोहेजन का कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 2 टॉपिक बचे हैं, मतलब मान के चलेगा एक क्लास में खत्म करा दूंगा, आप जा सकते हैं।